हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये एक फंडामेंटल टॉपिक है जिसके बारे में आपने काफ़ी बार आर्टिकल्स में सुना होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा। क्योंकि ऐसे काफ़ी बार आर्टिकल्स आते हैं कि मार्केट हैज़ फॉलन 100 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, इवन 1500 पॉइंट्स ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। और उसका जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा अच्छे समय तक तय भी किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जो फॉल आता है वो सिंगल डे में आता है। इट इज़ द लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, मतलब कि एक दिन फॉल आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट सेकंड डे या फिर नेक्स्ट डे भी होता है। तो इसको जानना है फॉर द एवरी ट्रेडर और द एवरी इन्वेस्टर या फिर कोई एक ऑब्जर्व है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करना है। सो देर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट की रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट का इम्पैक्ट किस प्रकार से होता है, इन्फ्लेशन का उसके साथ क्या रिलेशन होता है, अगर किसी कंट्री की रेपो रेट बढ़ रही है तो वो उसके लिए सही है या गलत है, रेपो रेट डिसाइड कौन करता है, अगर रेपो रेट बढ़ चुकी है तो गिरती कैसे है, अगर वो बढ़ती है तो बढ़ती कैसे है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रीफली। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वॉच टिल द एंड इस वीडियो को। और अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रेपो रेट सिंपली होती क्या है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये एक प्रकार की कमेटी होती है जो किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वो बनाती है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो जो क्रेडिट बाजार में उसके जो पर्टिकुलर मार्केट है उसमें जो फ्लो हो रहा है उसको वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको बेस्ट वे में जो कंट्री होती है उसके यूटिलाइज में कैसे यूज कर सकती है। इसका सिंपली दो वे होते हैं, अगर वो चाहे तो या तो प्रिंटिंग करे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। तो जिस प्रकार से क्रेडिट का फ्लो होता है उसी हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के एक्शंस होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो यूज होता है वो मल्टी वे में किया जाता है। अगर हमें किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करना है तो उसके अगर केस में एक्शन लेना है तो मॉनेटरी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन को राइज करना है तो उस केस में भी ले सकते हैं। अगर हमें क्रेडिट की ग्रोथ को शूट अप करना है तो उस केस में भी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल वेज टू यूज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनती कैसे है, इसमें रेपो रेट का क्या रोल होता है। अब सिंपली उसके पहले हमें थोड़ा सा बैंक्स के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक्स का जो बिजनेस होता है सिंपली ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर से वो आम डिपॉजिट रहती है और उसके बाद में डिपॉजिट को वो लोन के रूप में या एडवांस के रूप में आगे कॉर्पोरेट जो भी नीडी पर्सन होते हैं उसको देती है। तो उस हिसाब से बैंक्स का बिजनेस काम करता है। लेकिन बैंक्स के लिए कुछ कंप्लायंस होते हैं जैसे कि एसएलआर और सीआरआर। उसके लिए जो मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट है उनका वो वहीं पे रुक जाता है। उस केस में अगर लेट्स से कि कोई हाइपोथेटिकली सिनेरियो लेते हैं, एचडीएफसी बैंक है उसको किसी रीजन के कारण ओवरनाइट के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे उसको वो लोन प्रोवाइड करती है वो विदाउट कोलेटरल, क्योंकि इसमें कुछ कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। तो उस केस को कहते हैं, जो इंटरेस्ट रेट उस केस में चार्ज की जाती है उस केस में उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। और ये चीज़ जो होती है मल्टीपल टाइम्स होती रहती है और ये एक नॉर्मल थिंग है बैंक और आरबीआई के रिलेशन, आरबीआई को लेके। अब इसमें जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करती है बाय सीइंग द ऑल ओवर द कंडीशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इसी चीज़ से सारी चीज़ों को, जैसे कि इन्फ्लेशन है उनको कंट्रोल करती है। अब क्या होता है कि राइट नाउ जो रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इट्स मीन दैट कि जो बैंक है, इसी एग्जांपल में हम ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक है जो राइट नाउ है उसके लिए पर्टिकुलरली अगर आज से 2 साल पहले अगर वो इंटरेस्ट वो पैसा लेने जाती फ्रॉम द आरबीआई वो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता आज से, क्योंकि उस केस में लगभग लगभग 4% के आसपास की जो रेपो रेट थी। और राइट नाउ जो रेपो रेट है 6.5% है जो कॉस्टली हो रहा है। और जो ये कॉस्टली चीज़ है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को इफेक्ट कर रहा है, बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहा है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप देखोगे तो किसी भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी ले लो, उसकी जो रीढ़ की हड्डी की जाती है उसे बैंक्स बोलते हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट नीड द फाइनेंस, नीड द लोन्स। तो उस केस में जो लोन्स उनको चाहिए होते हैं वो फुलफिल करता है बैंक्स। और बैंक्स क्या इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, वो कहीं ना कहीं रेपो रेट जो है इफेक्ट करता है। और चीज़ें भी इफेक्ट करती है लेकिन रेपो रेट भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट करता है। तो सारे के सारे बिजनेस जो इफेक्ट होने के कारण जो है मार्केट में अच्छा खासा फॉल एंड राइज आता है ड्यू टू रेपो रेट। क्योंकि रेपो रेट अगर ज़्यादा होगी तो इन दी एंड जो कंज्यूमर है, जो कॉर्पोरेट है, उसको भी लोन थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और ये चीज़ है जो आगे इफेक्ट करती है। अब एक टर्म होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इसी एग्जांपल में लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक को अगर पास में अच्छा खासा पैसा पड़ा है, एक्सेसिव पैसा पड़ा है जो उनको उसके लिए उसको रिटर्न चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो पैसा देते हैं आरबीआई को। और आरबीआई उसके अगेंस्ट में उनको जो देती है इंटरेस्ट देती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, जो कि राइट नाउ है 3.35% है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर रेपो रेट का जो डिसीजन है किस प्रकार से इंडिया में डिसीजन लिया जाता है। अब इसका सिंपली होता है कि इसमें जो 6 मेंबर्स की एक कमेटी बैठती है।
ठीक है ना। और वो कमिटी क्या है, डिसाइड करती है कि किस प्रकार से जो चीज़ें चल रही है वो सारी की सारी चीज़ों को ओवरव्यू करती है। उसमें वो क्या करती है कि हर महीने एक एफओएमओसी की मीटिंग के हिसाब से, मिनट के हिसाब से मीटिंग होती है, जिसमें वो माइनर लेवल के जो डाटा होते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, छोटे लेवल पे इन्फ्लेशन क्या हो रही है, बाकी डोमेस्टिक चीज़ें क्या चल रही है, ग्लोबली क्या अनसर्टेनिटी है, फूड की क्या प्राइसेस चल रही है, या फिर इन कमिंग टाइम्स किस प्रकार से डाटा शो कर रहे हैं कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके 6 मेंबर्स की जो कमेटी बैठती है, फिर उनमें से हर एक बंदा एक वोटिंग राइट सकता है और उसमें वोट्स लिए जाते हैं। जो अल्टीमेटली जो ज़्यादा वोट्स आते हैं उस केस में रेपो रेट को घटाया बढ़ाया जाता है। तो उसमें अपने वो जो कंक्लूजन है या फिर जो भी डिसीजन लेने का एक पीछे का रीज़न है वो भी शो करते हैं। और उसके अलावा जो अदर थिंग्स है, जैसे कि आने वाले समय में वो रेपो रेट को लेके क्या कंसर्न बता रहे हैं या क्या चीज़ बता रहे हैं, तो उस केस में वो उस चीज़ का भी डिक्लेरेशन देते हैं। अब रेपो रेट जो है ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डे या फिर सिंगल डे में ही मूवमेंट आता है। इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि 3-3 4-4 साल तक आप देखोगे तो रेपो रेट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि ईच एंड एवरी मंथ रेपो रेट की जो बेसिस पॉइंट्स है, मतलब कि जो रेपो रेट बढ़ाना या घटाना हो गया, वो ईच एंड एवरी मंथ अभी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन है जो राइट नाउ सबसे बड़ा कंसर्न है। अब इन्फ्लेशन का ऐसा है कि जब कभी भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, ज़्यादा होती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा बेकार नंबर माना जाता है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रेपो रेट होगी, हर एक चीज़ जो है अगर एक लेवल के ऊपर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर होती है फॉर द एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो राइट नाउ जो इन्फ्लेशन है वो है 6.5%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मानी जा रही है फॉर द इंडिया। क्योंकि जो इंडिया का जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन है 2% से 6% के मिड में रहनी चाहिए। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जैसे कि वेस्ट होगी, यूएसए होगी या फिर यूरोप हो गया, उसकी 2% से नीचे का टारगेट होता है। तो जो अपनी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो ग्रोथ कर चुके हैं। तो उस केस में जो इन्फ्लेशन है 2% 6% के बीच में होनी चाहिए। तो उसी के कारण जो है मेन मोटिव ये है कि इसके कारण जो जो रेपो रेट है वो बढ़ेगी। अब इससे होगा क्या रेपो रेट बढ़ाने से, कि जो राइट नाउ है जो लोन के जो प्राइसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, ओके, ड्यू टू रेपो रेट। तो उसके कारण जो कंज्यूमर के पास जो है पैसा ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर पैसा नहीं जाएगा तो जो डिमांड है अपने आप कम हो जाएगी, मतलब जो अनवांटेड जो खर्चा है वो नहीं होगा, जिसके कारण महंगाई है धीरे धीरे कूल डाउन हो जाए। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल डे, इट्स गोइंग टू बी टेक अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ द टाइम, विच इज यू कैन सी दैट कि लास्ट 1 ईयर से रेपो रेट जो है 6.5% है। ठीक है ना। जो लास्ट 2023 था उस केस में जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी उसमें 6.5% थी। उसके बाद से अभी तक जो रेपो रेट है सस्टेन रही है। अब इसका जो फायदा है, एज यू कैन सी ओवर दैट की जो इन्फ्लेशन है कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, तो इसका जो ये बेनिफिट है धीरे धीरे आ ही रहा है। अगर इसी चीज़ को हम इन्फ्लेशन को फास्टली अगर करना होता तो उस केस में हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर डिसीजन ले सकते थे। अब मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी ना उस समय, जब लगभग लगभग स्टार्ट हुई थी ये अगस्त 2022 से, वहाँ से बाजार ने अच्छा खासा फॉल किया था, क्योंकि वहाँ पर एक आउटलुक था कि आने वाले समय में बाजार जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेपो रेट जो राइज होने वाली है। थोड़ा मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अब इन्फ्लेशन मान लीजिए कि अभी 4% है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली लेते हैं, तो फॉर द एनी रीजन 5% हो जाता है। उस केस में ऐसा नहीं होगा कि रेपो रेट एक्शन लेगी, ये जरूर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रेपो रेट शायद इन अपकमिंग टाइम वो अपने आप बिना किसी रीजन से नीचे आ सकती है, क्योंकि समटाइम्स को फ्रूट के प्राइसेस होते हैं वो थोड़ा ड्राइव कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली, फूड की जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली, क्योंकि आप देखोगे कि यूक्रेन और जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस केस में फूड, व्हीट वगैरह थे, राइस वगैरह थे, उसके कारण बहुत ज़्यादा जंप आया था उन प्राइसेस में। तो वहाँ पर एक आरबीआई का ये एक्सपेक्टेशन था कि जो वॉर है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली। तो उस केस में वहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया, अदर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस हो गए या फिर आप देख लो फूड के प्राइसेस हो गए। तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक का सिनेरियो था कि ये जो चीज़ें लंबी रहने वाली, इसके कारण उन्होंने रेपो रेट वाले एक्शन लिया और धीरे धीरे रेपो रेट को बढ़ाया, विच वाज द वेरी गुड एक्शन फॉर द कंट्री। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर एक आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो वो उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर होता है। रीज़न ये है कि वहाँ की सेविंग सारी मर जाती है। उसके अलावा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है, कमा रहे हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पैसा कमा रहे हैं तो कमा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उस केस में वो इन्फ्लेशन के कारण जो इंडियन बचत है वो ज़्यादा हो नहीं। तो ऑल ओवर जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द सेंट्रल बैंक, रिगार्डिंग द मतलब ऑल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खराब होता है, विच इज़ अल्टीमेटली अ डिजास्टर थिंग्स फॉर द एनी पर्टिकुलर कंट्री। इसलिए रेपो रेट को कंटिन्यूसली बढ़ाया गया। अब राइट नाउ अगर फ्यूचर आउटलुक बताएं रेपो रेट का,
कि किस कब ये कट सकती है या फिर इनका जो कटिंग डाउन है वो कब हो सकता है। उस केस में एक मेजर इवेंट माना जा सकता है फॉर द बैंक्स। अब आउटलुक की बात करें तो इस केस में ऐसा है कि अभी के समय पिछले 1 साल से जो रेपो रेट है वो सस्टेन है, मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें अनसर्टेन हो नहीं रही है, जो एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से चीज़ें चल रही है। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा चेंजेस आ रहे हैं लेकिन उसी हिसाब से चल रही है। तो अभी जो इन्फ्लेशन है धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड दैट कि आरबीआई विल कट द रेपो रेट इन अपकमिंग टाइम्स। अब वो टाइम कब है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी या फिर और जो डाटा आरबीआई फॉलो करती है उनको हमें प्रॉपरली फॉलो करना होगा। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून में या फिर जून के बाद में जो मीटिंग होने वाली है वहाँ से धीरे धीरे आरबीआई स्टार्ट कर सकती है 0.5 बेसिस या फिर 0.40 बेसिस के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से आरबीआई उनको कट कर सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट द एज्यूम्शन। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एक हाइपोथेटिकली सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर इंडिया की इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत शूटअप कर लेती है, राइज कर लेती है, तो उस केस में शायद ऐसा हो सकता है कि आरबीआई है वो थोड़ा बहुत टाइम ले ले रेपो रेट को बढ़ाने में, मतलब सॉरी कट करने में। तो उस केस में शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक अनसर्टेनिटी है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि फ्यूचर चीज़ें कैसी आ रही है, रेपो रेट कब घटेगी इसका क्लियर आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये इवन आरबीआई के जो शक्तिकांत दास जी गवर्नर है वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो डाटा है वो ईच एंड एवरी मंथ का फॉलो किया था। आपको इन्फ्लेशन का डाटा जो होता है ईच एंड एवरी मंथ का फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप है ना आपको पता है कि उस डेट से पर्टिकुलर डेट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपको ऑल ओवर द ग्लोबल जो चीज़ है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक अलग टाइप का सिनेरियो लेना चाहता हूँ कि लेट्स से चाइना और ताइवान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस केस में ये हो सकता है कि रेपो रेट जो है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा अगर हो जाती है तो रेपो रेट उस केस में शायद ऐसा हो सकता है कि रेपो रेट को वो और ज़्यादा मतलब कि टाइम ले ले मतलब कट डाउन करने, क्योंकि उस केस में जो वेस्ट किस हिसाब से एक्शन लेता है, चाइना किस हिसाब से एक्शन लेता है, इंडिया इवन किस हिसाब से एक्शन लेता है, वो एक अनसर्टेनिटी बनाएगा। तो वो शायद कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल एज्यूम्शन है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द रेपो रेट। इवन आफ्टर दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे।